हेलो एवरीवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये भी हमने डिस्कस करा था कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इन्वॉल्व कोई फंक्शन हमें गिवन है तो उसको ब्रेक करके कैसे लिखा जाएगा, उसको रीडिफाइन कैसे करा जाएगा, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो ध्यान देना। द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज that greatest integer x is always greater than x minus 1 and less than or equal to x। तो greatest integer x की जो भी वैल्यू होगी ना वो हमेशा x से या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी, और ये तो हमको ऑलरेडी पता ही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द greatest integer x होगी। greatest integer x की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द greatest integer which is less than or equal to x। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, तो ये हमेशा ट्रू होगा। So this is less than or equal to x and greater than x minus 1, x minus 1 से हमेशा बड़ा होगा। फाइन, इसको याद रखा जाएगा। और चाहो तो एग्जांपल की हेल्प से इसको वेरीफाई भी करा जा सकता है। जैसे अगर मैं x को 2.7 ले लूं तो मुझे पता है 2.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये स्केल 2 आएगी, तो क्लियरली वो x से तो छोटा ही होगा। 2.7 से छोटा होगा तो ये भी करेक्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। और इस तरफ भी अगर आप देखो तो 2.7 minus 1 that is 1.7 इससे बड़ा होगा हमेशा। So the greatest integer of 2.7 that is 2, 1.7 और 2.7 के बीच में वही करेगा। This is one example. Another could be कि अगर x को मैं इंटीजर ले लूं, let us say 10 ले लेंगे, तो 10 की जो वैल्यू है वो less than or equal to 10 होगी और greater than 10 minus 1 नहीं होगी। तो x minus 1 से हमेशा बड़ा होगा ये, बट x के बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। बराबर कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर। So this is the first property, याद रखें। Second property, greatest integer of greatest integer x is equal to greatest integer x only। ये चीज तो आई होप क्लियर है कि अगर x कोई भी रियल नंबर है, अगर तुम उसका greatest integer x ले लोगे ना तो क्या हो जाएगा? वो एक इंटीजर बन जाएगा। और अगर वो greatest integer x एक इंटीजर बन गया तो दोबारा उसका greatest integer लेने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चाहे आप एक बार greatest integer लगाओ, चाहे दो बार लगाओ, तीन बार लगाओ, चार बार लगाओ, उनका जो रिजल्ट आएगा वो तो सेम ही आएगा। या this is the second property। Property number third, again very basic। क्या बोला जा रहा है कि greatest integer x और x अगर आपस में बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है if x is an integer। तो अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में कि greatest integer x is equal to x है, तो we can say this implies that x is an integer। So for example, if अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया that greatest integer of sin x is equal to sin x, इसको सॉल्व करोगे ऐसे, we have to solve this suppose। तो क्या बोला जा सकता है कि भाई अगर ये दोनों बराबर है ना तो ये तभी बराबर होंगे अगर sin x क्या होगा? एक इंटीजर होगा, तो sin x should be इंटीजर। या तो अब देख के बता सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए sin x एक इंटीजर होगा। तो अगर sin x एक इंटीजर चाहिए हमें तो sin x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज क्या लिखी जाएंगी? सो x बिलोंग्स टू, क्या लिखा जा सकता है इसको? कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? 0, π/2, π, 3π/2, 2π, तो सारी एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी क्वाड्रेंट्स वाली। तो इसको we can write that this is n/2 where n is an integer। So this is the solution of this equation। देखिए बता दो ठीक है। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखी जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो। फोर्थ प्रॉपर्टी सेज greatest integer of x plus y is not equal to greatest integer x plus greatest integer y। तो ये कभी भी गलती मत करना। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो we cannot write कि greatest integer दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। this will not always be true। जरूरी नहीं है ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है? तो अगेन एग्जांपल दी जा सकती है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट अस से greatest integer of 2.7 plus 3.5 ये लिया जाएगा। तो इस तरफ 2.7 plus 3.5 इसका रिजल्ट कितना आएगा? दिस विल बी 6.2 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा। बट इस तरफ अगर हम देखें 2.7 plus 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 2 plus 3, दिस इज 5। तो तुम देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 6 आ रही है, राइट हैंड साइड की 5 आ रही है। तो जरूरी नहीं है दिस टू आर इक्वल, तो किसी केस में इक्वल हो भी सकता है, किसी केस में नहीं हो सकता। फिफ्थ प्रॉपर्टी,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या लिखा गया फिफ्थ प्रॉपर्टी में? दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस i। तो i इज एन इंटीजर है, i लिखने का मतलब क्या है? इंटीजर है। तो ये कहना हम ये चाह रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई इंटीजर प्रेजेंट हो प्लस में या माइनस में, तो दैट इंटीजर कैन बी टेकन आउट। अगर यहाँ पे प्लस में कोई इंटीजर है या माइनस में है, इट कैन बी टेकन आउट। एग्जांपल के लिए इट विल बी 2.7 प्लस 2, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना वो इसके बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 प्लस 2 के बराबर होगा हमेशा। एंड सिमिलरली लेट अस से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 माइनस 5, ये इसके बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 माइनस 5 के बराबर। तो जो भी इंटीजर प्रेजेंट है प्लस में या माइनस में ब्रैकेट के अंदर, उसको ब्रैकेट के बाहर लेके आया जा सकता है। फाइन। And finally, the last property again very important, इंटीग्रेशन में इसका मेन यूज दिखेगा आपको जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी सेज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज इक्वल टू 0 when x is an integer and -1 when x is not an integer। अगेन चाहो तो एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू लेट अस से 2 ले, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 2, तो उस केस में देख पाएंगे क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 2 एंड माइनस 2 दैट इज 0। तो जब भी x को तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू लोगे, इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा। और अगर एक दूसरे एग्जांपल में x को हम नॉन इंटीजर ले लें, लेट अस से 2.3 ले लें, उस केस में चेक करो, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, इसकी वैल्यू चेक करो कितनी आएगी? 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2 और इसका -3 चला जाएगा, राइट? सो दिस इज माइनस, ये हमेशा माइनस में है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 0 if that number is integer and -1 if that number is non-integer। Done? So these are the properties of the greatest integer function। तो इसको देख लो एक बार, इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जाएगी। ओके ओके, ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2000 1/2 प्लस 2/2000 अप टू सो ऑन, दिस इज द लास्ट टर्म। इस पूरी सीरीज का सम फाइंड करना है हमें। तो देखना, ट्राई करते हैं। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताई जा सकती है 1/2 का मतलब 0.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस, तो हर टर्म में 1/2 वाली टर्म तो कॉमन देखोगे आप लोग, तो कोई ना कोई क्वांटिटी 1/2 में ही ऐड होगी हमेशा। तो सेकंड वाली टर्म में 0.5 प्लस इसकी जब वैल्यू तुम ऐड करोगे, तो इसका भी जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, सो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी 0। तो ये वैल्यू ना 0 चलती जाएगी, कब तक चलती जाएगी? जब तक हम 1/2 में ना 1/2 नहीं ऐड कर देते, ठीक है? 1/2 is 0.5, तो जिस टर्म पे 1/2 में 1/2 ऐड करा जाएगा, वहां पे जाके उसकी वैल्यू 1 बनेगी, उससे पहले हमेशा 0 चलती जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म में 1/2 प्लस 1/2 क्रिएट हो रहा है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2000 है, तो कैन वी से कि यहां पे कोई ऐसी टर्म प्रेजेंट होगी जिसकी वैल्यू होगी 1/2 प्लस 1000/2000। दिस इज द वन ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो इसके वैल्यू 1 होगी, और इससे पहले जितने भी टर्म्स है सबका रिजल्ट 0 होगा। तो इसकी जो प्रीवियस टर्म रही होगी ना, कौन सी? 1/2 प्लस 999/2000, उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इसका वैल्यू 0 आएगा। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टिल दिस टर्म द कंप्लीट वैल्यू विल बी 0। तो यहां तक सारा 0 आ गया। यहां से इसकी वैल्यू 1 बनना स्टार्ट हुआ, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी नेक्स्ट टर्म भी 1 होगी, इसका नेक्स्ट टर्म भी 1 होगा। अगर तुम लास्ट टर्म की बात करो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 1 बोली जा सकती है, और अगर ये अप्रोक्सीमेटली 1 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 होगा। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अगेन 1, तो लास्ट टर्म की वैल्यू भी आएगी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म से स्टार्ट करके यहां तक की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की वैल्यू 1 1 1 1 आएगी। तो रिजल्ट में क्या होगा? सबसे पहले 0 आया था,
उसके बाद 1 1 1 आता जाएगा, तो 1 + 1 + 1 इस तरीके से 1 1 ऐड होता जाएगा। बस ये देखना कि कितनी बार ऐड होगा, कितनी ऐसी टर्म्स होंगी जिसका रिजल्ट 1 आएगा। तो देख लो 1000 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 1001 इस तरीके से और 1999 तक जा रहे हैं, तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 1000 टर्म्स हो जाएंगी ऐसे। तो ये 1 कितनी बार ऐड होगा, 1000 टाइम्स। फाइनली आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1000 करेक्ट। तो 1 by 1 टर्म्स की वैल्यू देखते जाओ, आइडिया लग जाएगा भाई। दो तीन टर्म्स देखोगे आइडिया लग जाएगा कि जब मैं 1 by 2 में 1 by 2 ऐड करूंगा तब उसका रिजल्ट 1 होगा। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 1 आएगी, इससे प्रीवियस सारी टर्म्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो इक्वेशंस गिवन है हमें। फर्स्ट इक्वेशन इज y is equal to 2 greatest integer x plus 3 and second equation is y is equal to 3 times greatest integer of x minus 2 plus 5। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके we have to find greatest integer of x plus 5। ठीक है जी, देखिए इसमें एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 2 है और हमने प्रॉपर्टी करी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब भी कोई इंटीजर प्रेजेंट होता है प्लस में या माइनस में, इट कैन बी टेकन आउट। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। सो y is equal to 3 times greatest integer x minus 2 plus 5 ये लिखा जा सकता है। ओके, प्रॉपर्टी यूज करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus i is equal to greatest integer x plus i। तो अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर लूं क्या बनेगा, y is equal to 3 greatest integer x, यहाँ पे -6 बन जाएगा, -6 plus 5 is -2। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ये। लेट अस डू दैट। सो दिस इंप्लाइज 2 times greatest integer x plus 3 is equal to 3 times greatest integer x minus 1। ये वाली टर्म उस साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to 4 और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, लेट अस से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 into 4 minus 1। दैट मींस y is coming out as 11। तो इतनी जानकारी हमें मिल गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 11। और पूछा क्या गया था हमसे पूछा गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y, y की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहां पुट कर देते हैं। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 11, ये फाइंड करना है। अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 11 एक इंटीजर नंबर है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 11 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 plus 11 दिस इज इक्वल टू 15। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज 15। ओके डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, देयर इज एन इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और पूछा गया है उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ठीक है, ध्यान देना, ट्राई करें। सो द इक्वेशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 minus 7 is equal to 0। दिस इज एन इक्वेशन। पहली चीज क्या करेंगे, देखो देखते ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रैकेट के अंदर एक इंटीजर प्रेजेंट है तो उसको बाहर लेके आया जा सकता है इसमें प्रॉपर्टी। तो दिस विल बी द स्टेप नंबर 1 कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 minus 7 is equal to 0। बस अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 into 2 is 4, 4 minus 7 is -3, so -3 is equal to 0। तो आप लोग देख पाओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगी, इसको सॉल्व करा जा सकता है बस पीडी का मिडिल टर्म। तो चाहो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t माना जा सकता है, बट जरूरत नहीं है। सो t स्क्वायर प्लस 2t minus 3 equal to 0 करो तो दो फैक्टर्स बनेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x minus 1 is equal to 0। ये दो फैक्टर्स बनेंगे। तो either the first one is equal to 0, that means greatest integer x is equal to -3, or the second one is equal to 0, that is this। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -3 है तो यहां से x की वैल्यू लिखी जा सकती है। तो x की वैल्यू क्या होंगी, -3 से लेके -2 होंगी। और का मतलब यूनियन, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to 1
अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1 से लेकर 2 तक आएगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इन x की वैल्यूज के लिए हमारी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देख के बता दो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि -3 और -2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सो द आंसर वुड बी डी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, देखना बड़ी क्वेश्चंस है सारे। फर्स्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 2 cos x। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर लिया और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन कर ली है। तो इसका मतलब हमें करना क्या होगा, यहां से पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो जो y की वैल्यू आएगी उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखना क्या करेंगे। तो लेट अस फोकस ऑन y। सबसे पहले y पे फोकस करते हैं, इस पूरी चीज को हम सिंपलीफाई करने की ट्राई करेंगे। तो देखते जाना होगा क्या। सबसे पहले ना इस पूरी चीज को उठा लो, इसको यहां पे लिखा हूं मैं, तो इट वुड बी, देखते जाना, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस, देखो ये वाला sin x तो हमने लिख लिया। अब अगर तुम सिर्फ इस वाले पे फोकस करोगे तो क्या ये कहना सही है कि ये वाली जो टर्म है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, इसकी वैल्यू तो एक इंटीजर होगी, तो किसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे, तो ये जो वैल्यू है दिस इज एन इंटीजर नंबर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर फंक्शन हो, इंटीजर नंबर होता है उसको बाहर लिखा जा सकता है ब्रैकेट की। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इस इंटीजर को मैं इस वाली ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं। तो कैसे लिखा जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x ये बाहर आ गया और प्लस में क्या बचा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बचा सिर्फ। ठीक है जी, डन। तो ये वाली जो पूरी चीज है वो इसके बराबर होगी। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस। फाइन, अब फिर से देखो, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब फिर से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x क्या हो गया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x हो गया। और ये भी तो एक इंटीजर नंबर है, और अगर ये इंटीजर नंबर है तो इसको इस पूरी बड़ी वाली ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है। सो दिस विल बी 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया और इस स्क्वायर वाली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सिर्फ ये वाला sin x को बचा, तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x ये चीज है। तो इसका मतलब इसके बराबर आ गई है 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बन गया। फाइन, तो बस वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाले ब्रैकेट के अंदर जब भी कोई भी इंटीजर नंबर होता है उसको बाहर लेके आ जा सकते हैं। तो हमने क्या नोटिस करा, ये पूरी चीज इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। तो यहां पे अगर मैं 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो y इज 1/3 टाइम्स 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। तो इसका मतलब y कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x हो गया। तो y को हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब इस y की वैल्यू को आप यहां पे पुट करेंगे, बट इसको भी पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो। तो ये जो पूरी इक्वेशन लिखी गई है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू cos x, 2 cos x। इसको देखते हैं, इसमें भी वही चीज करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y एक इंटीजर नंबर है, ब्रैकेट के बाहर लिख लो, तो क्या बनेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 2 cos x। तो क्या बन गया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 2 cos x बना। दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू कितनी आ गई, cos x है। डिफाइन कर दिया मैंने ऐसे। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। तो ये जो y की वैल्यू है ना, ये वाली, इसको मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। तो दिस विल बिकम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इज इक्वल टू cos x। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया कि हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो करते हैं ट्राई। तो देखो sin x वाला जो नंबर है इसके 2 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया गया, बट हमने डिस्कस करा था, तो जो 2 बार का रिजल्ट आएगा वो एक बार के साथ सेम ही होगा। डोंट मैटर, दिस कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x ओनली। यहां तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा रीजनिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे सिंपलीफाई नहीं करेंगे, रीजनिंग का यूज करा जाएगा। ध्यान देना, ये पता है हमें कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x है ना, ये एक इंटीजर नंबर है, दिस इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब cos x भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा।
और cos x की इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, या तो ये -1 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर ये 1 होगा। तो अगर इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में बराबर होना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू क्योंकि इंटीजर है तो cos x को भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो cos x should be equal to 1 और 0 और -1। बट दिक्कत क्या है, अगर cos x की वैल्यू 1 हो गई ना, इफ cos x is 1, उस केस में sin x कितना होगा, उस केस में तो sin x की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में फिर से दोनों बराबर होंगे वैल्यू कभी, समझिए। अगर cos x की वैल्यू 1 हो गई उस केस में sin x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड 1 और लेफ्ट हैंड साइड 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल नहीं है, तो यहां से कभी भी तुम्हें कोई भी x की वैल्यू मिलेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। सेकंड केस देखो, अगर cos x की वैल्यू 0 होगी, इफ cos x is 0, उस केस में sin x की वैल्यू कैसी होगी, या तो +1 होगी या -1 होगी। तो फिर से तुम क्या नोटिस करोगे कि भाई राइट हैंड साइड तो 0 है बट लेफ्ट हैंड साइड +1 और -1 है, कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हो पाएंगे, इसकी कोर्सपोंडिंग कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। एंड सिमिलरली अगर cos x की वैल्यू -1 होगी उस केस में sin x की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड -1 लेफ्ट हैंड साइड 0 कभी इक्वल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे सारे हमने बार बार डिस्कस कर लिए और देखा क्या कि कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर इज जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying greatest integer x by 9 is equal to greatest integer x by 11। x की कितनी ऐसी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो करते हैं ट्राई, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से करा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड एक इंटीजर नंबर है, राइट हैंड साइड भी एक इंटीजर है, हम चाहते हैं दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो, ये पहली चीज है। और दूसरा x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जो हमें चाहिए x की पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें केसेस बनाएंगे, जैसे केस हम 1 बना रहे हैं, केस नंबर 1 इज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 9 भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, सीधा हमें ये पता है दोनों साइड की वैल्यूज इंटीजर हैं और दोनों इक्वल हैं, तो केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। केस 1 हमने क्या बनाया कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, उसके कोरस्पोंडिंग देखते हैं कि x की कोई पॉसिबल वैल्यू मिल पाएगी क्या, वो जो दोनों को 0 बना रही है, दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो देखना, सबसे पहले यहां से x की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो ध्यान देना पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए तो सिर्फ उन्हीं का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर x by 9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ना, तो x की कौन कौन सी इंटीजर वाली वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कहां तक जा सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 9 होगी तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिल जाएगा। तो क्या ये कहना सही है कि यहां से x की जो वैल्यूज आएंगी वो 1 2 3 से लेकर 8 तक आएंगी, तो इन x की वैल्यूज के लिए ये वाली चीज तो 0 होगी। सिमिलरली इसको चेक करो, अगर x by 11 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो यहां से x की वैल्यूज क्या आएंगी, x would be x की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होगी और 1 से लेकर 10 तक जा सकती है, तो 1 2 3 अप टू 10। फाइन, इन x की वैल्यूज के लिए ये 0 होगा, इनके लिए ये 0 होगा, बट हमें x की वो वाली वैल्यूज चाहिए जिसपे दोनों 0 हो जाए। तो देख लो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है, तो 1 से लेके 8 तक की वैल्यूज कॉमन है, तो यहां से सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया 1 2 3 अप टू 8। तो 8 सॉल्यूशन तो यहां से मिल गए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए ना, तो 8 सॉल्यूशन मिल गए फॉर द केस नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से बाकी केसेस बनते जाएंगे। केस नंबर 2 देख लेना, केस नंबर 2 कौन सा बनाएंगे कि x by 9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 हो जाए और b भी 1 हो जाए। उस केस में यहां पे देखो x की वैल्यूज कौन सी आएंगी, x बिलोंग्स टू 1 का बनना कब स्टार्ट होगा, 9 से, 9 10 11, और 2 कब बनेगा, 18 पे बनेगा, तो 18 नहीं बनने देना इसको, सो दिस इज 9, दिस इज x इज इक्वल टू 9 10 11 अप टू 17, और यहां से x की वैल्यू से जो देखी जाए ये 11 से स्टार्ट होगा, 11 12 अप टू 1 तक जा सकते हैं, 21 तक जा सकते हैं, ओके। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी, कॉमन वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 11 12 अप टू 17, ये बात ठीक है, ये कॉमन वैल्यूज है दोनों। दिस इज केस नंबर 2। सिमिलरली केस नंबर 3 वुड बी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 9 की वैल्यू हो जाए 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 11 भी हो जाए, ये 2 कब से बनना स्टार्ट होगा, 18 से ना,
दिस इज 18 19 इस तरीके से चलेगा और 3 कब बनेगा 27 तक, तो 26 तक चली जाएगी सीरीज। और यहाँ पे x की वैल्यू 22 से स्टार्ट होगी, 22 23 और कहां तक जाएगी, दिस विल गो टिल 32। आई होप ये समझ में आ रहा है। अगेन x की कॉमन वैल्यूज देखो, तो x की कॉमन वैल्यूज कौन सी आ गई, दिस इज 22 से 22 23 24 25 26, these are the common values। फाइन, ये केसेस ये हो गए। इस तरीके से और केसेस बनेंगे। सो केस नंबर 4 इज व्हेन बोथ आर इक्वल टू 3। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 9 will be 3 हो जाए एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 11 भी 3 हो जाए। यहां से x की वैल्यूज कौन सी, x is equal to 27 से, राइट, 27 28 और 35 तक जाएगा। और यहां से 3 का बनना स्टार्ट होगा 33 से, तो 33 से स्टार्ट करते हुए कहां तक चला जाएगा 43 तक। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज देख लो। सो कॉमन वैल्यूज वुड बी 33 से स्टार्ट होकर 33 34 39। ये केस नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया। केस नंबर 5, एक चीज तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो गए। पहले 8 थे, इसके बाद कितने बचे, 7 बचे, इसके बाद 5 बचे, इसके बाद नाउ 3 सॉल्यूशंस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट केस है तो तुम बनाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 9 ये 4 हो जाए और नेक्स्ट वाला भी 4 हो जाए। तो यहां से x की वैल्यूज देख लो, 36 से स्टार्ट होगी, सो 36 37 और कहां तक जाएंगे 44 तक जाएंगे। सिमिलरली हियर अगर 4 चाहिए तो x की वैल्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम 44 ना, सो 44 45 और 54 तक चली जाएगी। दोनों में कॉमन वैल्यूज की दिख रही है क्या, 44 और 45 दोनों दिख रही है। So 44 and 45. Sorry, only 44 is there. Only 44. So this is the solution of case number 5. और तुम अगर next case बनाओगे, देख लेते हैं पर case number 6. If greatest integer x by 9 is equal to 5 and greatest integer x by 11 is also equal to 5. तो उसमें क्या होगा, x की वैल्यू से आएगी 45 से स्टार्ट होकर आगे चली जाएंगी 53 तक। या और यहां से x की वैल्यूज 55 से स्टार्ट होगी और वहां तक चली जाएंगे 60 तक। तुम देख पाओगे दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, सो नो वैल्यू ऑफ x। तो पैटर्न को देख के भी पता चल रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आके अगर ये 5 आ गया, 0 सॉल्यूशन आ गया, तो आगे वाले केसेस को चेक करने की नहीं जरूरत है, वहां पे भी कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। तो इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, कम करा जा सकते हैं सारे केसेस को। करेक्ट। तो देख लो कितने सॉल्यूशन है, 8 यहां से मिले थे, ओके, और यहां से 11 to 17 7 ये है, 8 और 7 15 और ये 5 20 23 24, so total 24 solutions are there. So the number of solutions is 24. Okay, done. Next question देखते हैं। hx एक फंक्शन गिवन है, greatest integer of ln x by e plus greatest integer of ln of e by x, then find the solution set of hx is equal to 0. तो पूछा गया x की कौन-कौन सी वैल्यूज के लिए hx की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ट्राई करते हैं। hx वाला फंक्शन क्या है? This is greatest integer of, क्या पूछा गया, ln x by e। तो ln वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log वाली प्रॉपर्टी, दिस विल बी ln x minus ln e, देख करके लिखिए। एंड सिमिलरली हियर इट वुड बी ln e minus ln x, सो दिस इज ln e minus ln x, दिस इज द फंक्शन hx। तो अब देखना ध्यान से, ln का मतलब क्या होता है, log with base e, तो इसका मतलब ln e की वैल्यू 1 होगी, सो दिस इज 1 है। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है जो कि एक इंटीजर है, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x minus 1, ये 1। सिमिलरली यहां पे भी ln e की वैल्यू 1 है जो कि एक इंटीजर नंबर है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है, तो दिस इज 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ minus ln x। तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट और रिजल्ट में क्या दिख रहा है तुम्हें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर minus ln x, दिस इज hx। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर x की वैल्यू इंटीजर हो और -1 होती है इन ऑल दी अदर केसेस।
तो यही तो पूछा गया हमसे, ये तो चाहिए कि hx इक्वल टू 0 कब होगा, उसके कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन सेट फाइंड करो। तो क्या कर देते हैं, hx को 0 कर देते हैं। एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी कहती थी कि इसका सम x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब आएगा, व्हेन x इज एन इंटीजर। तो दिस इंप्लाइज कि ln x वाली जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये इंटीजर होनी चाहिए। जैसे इसका रिजल्ट 0 तभी आएगा अगर ये पूरा नंबर बीच वाला ये एक इंटीजर नंबर हो। तो ये पता चल गया ln x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बस इसकी हेल्प से x की वैल्यूज बताई जा सकती है, कौन सी वैल्यूज होंगी। तो अगर ln x इंटीजर है तो इंटीजर का मतलब हमें पता है ln x कैसा नंबर होगा, ln x इस तरीके का होगा 0 1 2 3, और नेगेटिव में अगर देखा जाए तो -1 -2 इस तरीके से। ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ln x की। तो अगर ln x की ये वाली वैल्यूज है तो x की कौन सी वैल्यूज होंगी, तो x बिलोंग्स टू e की पावर में रेज हो जाएगा सब कुछ। तो e की पावर 0, e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3 एंड सो ऑन। और इस तरफ e की पावर -1 दैट इज 1/e 1/e स्क्वायर इस तरीके से। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ hx इज इक्वल टू 0। फाइन। इसको चाहो तो अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू e टू द पावर n, इस टाइप का नंबर होगा वेयर n इज एन इंटीजर। देख के बताओ ठीक। तो ln x की वैल्यू इंटीजर चाहिए थी, ln x की वैल्यू n है अगर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर n हो जाएगी वेयर n इज एन इंटीजर। ओके डन। ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The question is if x satisfies this equation, एक इक्वेशन दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x में। So the equation is greatest integer of x plus 0.19 plus greatest integer x plus 0.20. It goes like this up to greatest integer x plus 0.91. This is equal to 5. Okay. पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100x। तो 100x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी गई। तो करते हैं इसको ट्राई। अब इसमें ना क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है नहीं है, तो देख के बताना मुश्किल है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, वी कैन नॉट टेल। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक जो अप्रोच होती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, वी हैव दिस अप्रोच कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो x वाला इंटीजर है हमें पता है ये दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक इसमें इंटीजर वाला पार्ट होगा, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। तो इसको हम मान लेते हैं दैट लेट x इज इक्वल टू i प्लस f। या i इसमें इंटीजर वाला पार्ट है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, और f इज द डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। और क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर 2.1 कोई नंबर है तो 2 उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.1 उसका डेसिमल पार्ट हो गया। तो हमेशा x को इस तरीके से यूज करा जा सकता है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं सारी ब्रैकेट्स में x को i प्लस f से रिप्लेस कर दूंगा तो होगा क्या, i तो क्योंकि एक इंटीजर नंबर है तो वो तो सारी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो जितनी भी टर्म्स है उतनी बार i बाहर आ जाएगा, उतनी टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो चेक करो कितनी टर्म्स है, 19 से लेकर 91 तक जा रहा है। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 72 plus 1 73 टर्म्स होगी। तो i 73 टाइम्स हो जाएगा, सो इट विल बी 73 टाइम्स i प्लस बाकी क्या बचेगा, f बच जाएगा हर ब्रैकेट के अंदर, f plus 0.19 plus f plus 0.20 like this. So this goes till f plus 0.91, this is equal to 550. Okay. ठीक है जी। तो अब ध्यान देना, अब ये जो पूरी चीज है ना, ये जो पूरी वैल्यू है, पहली बात तो 73 टर्म्स है, और क्योंकि f की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो क्या ये कहना सही है कि अगर तुम लास्ट वाली चीज भी देखो ना तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर f की वैल्यू 1 हो गई, लेट अस से ओपन इंटरवल 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, तो सबका जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। So 1 plus 1 plus 1 73. So 73 is the maximum possible value of this. So the maximum value would be 73. ये बात सही है। और अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू रख दूं, अगर मैं इसको 0 रख दूं, तो उस केस में क्या होगा, 0 plus 0.90, 0 plus 0.20,
इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो द मिनिमम वैल्यू इज 0। तो इतना हमें आइडिया लग गया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, पूरी जो सीरीज है, इसका सम मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 73 हो सकती है। ठीक बात है जी। अब ध्यान से देखना, सिचुएशन क्या है, 542 एक नंबर है, उसको कैसे लिखा गया, 73 इनटू सम इंटीजर प्लस सम नंबर, जो नंबर क्या है 0 से 73 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्या ये कहना सही है कि ये इंटीजर हमारा क्वोशिएंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है और ये रिमाइंडर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि रिमाइंडर की ये तो प्रॉपर्टी होती है कि वो 0 से इस नंबर के बीच में लाई करता है। तो अब हम देख लेंगे कि 73 को अगर 73 से अगर मैं 542 को 73 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्वोशिएंट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को मैं r की तरह ट्रीट कर लेता हूं। अगर ये r हुआ तो मैं 542 को 73 से डिवाइड कर देता हूं, चेक करो कितना है। तो 73 टाइम्स द क्वोशिएंट वुड बी कितना रहेगा ये, अगर मैं 7 दे दूं तो इट वुड बी 8 से निकालेंगे तो 7 बन जाएगा। सो द क्वोशिएंट इज 7 5 1 1 31। तो इसका मतलब 542 को लिखा जा सकता है 73 into 31 प्लस 73 into 7 plus 31। तो ये बन गया 73 into 7 plus 31 is equal to 4। सही बात है। तो इससे कंपेयर किया जा रहा है तो क्या पता चलेगा, जब इनका कंपैरिजन करोगे तो वी नो दैट i की वैल्यू तो 7 होगी और ये पूरी चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे की वैल्यू 31 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 73 टर्म्स थी, इन 73 टर्म्स में 31 टर्म्स का रिजल्ट तो 1 आया होगा और बाकी सबका 0 आया होगा। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस 0.19 इसकी वैल्यू 0 रही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस 0.20 इसकी वैल्यू 0 रही होगी। लास्ट की 31 टर्म्स चाहिए हमें, बस लास्ट की 31 टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा 61 से। तो इसका मतलब अप टू f प्लस 0.60 इसका रिजल्ट 0 आएगा। बट जैसे ही तुम 0.61 करोगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी और चलते चलते लास्ट में f प्लस 0.91 इसकी वैल्यू 1। तो तुमने देखा कि लास्ट की जो 31 टर्म्स है उनकी वैल्यू हमने 1 कर दी, तो यहाँ पे 31 क्रिएट हो जाएगा और पुरानी वाली जितनी भी टर्म्स है उसका रिजल्ट हमने 0 कर दिया। तो अब यहां से देख के बताया जा सकता है कि अगर f प्लस 0.60 0 है और f प्लस 0.60 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो इसका मतलब f की जो वैल्यू रही होगी, f की वैल्यू कैसी होगी, यहां से देख के क्या बताया जा सकता है, दैट द वैल्यू ऑफ f 0.4 से तो कम होगी, क्योंकि f की वैल्यू अगर 0.4 होगी तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, तो 0.4 से तो कम होगी। सो f विल बी लेस देन 0.40, इससे तो कम होगी। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा 0.39 रखोगे तो ये बनेगा 1, तो 0.39 से ज्यादा होगी, तो ये पता चलेगा हमें। ये सुनो इतना आइडिया हो गया। i की हम एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई थी 7 और f की वैल्यू के बारे में क्या पता चला, 0.39 से लेकर 0.40 के बीच में होगी। अगर 0.40 हो गया तो ये 1 बन जाएगा, वो हमें नहीं होने देना इसलिए ओपन लगा दिया, और 0.39 बन गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो अलाउड है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द f, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ f। तो बस अब देखो i की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, पूछा गया था हमसे 100 into x की वैल्यू पूछी गई थी। तो x की वैल्यू देखी जा सकती है, x क्या था हमारा i plus f। ओके, x was i plus f। तो i में अगर मैं f ऐड कर दूं तो x की वैल्यू किसके बीच में ऐड करेगी, दिस इज 7, सो 7 plus 0.40 7.40 एंड दिस इज 7.3, इसके बीच में लाई करेगी x की वैल्यू, तो 100x के बीच में लाई करेगी। सो 100x will lie between 740 and this is 739। ये पता चला। अब अगर 100x की वैल्यू 739 से 740 के बीच में है तो 100x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 739। So this should be the answer, is 100x का ग्रेटेस्ट इंटीजर is 739। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो एक बार देख रहे हैं इसको दोबारा से अच्छे से, फाइन। बट ये याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जिसमें ये वाली अप्रोच का यूज किया जा सकता है
कि लेट x इज इक्वल टू i प्लस f में ब्रेक करके लिख लेते हैं। i इसका इंटीजर पार्ट होता है, f डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट की प्रॉपर्टी होती है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फाइन।